मेरा नाम नवीन है और मैं क्यारी गांव में रहता हूँ। हमारा गांव बेसिकली कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिल्कुल करीब में है और पवलगढ़ कॉन्जर्वेशन रिजर्व के अंदर है। इस रिजर्व के अंदर इस तरीके के बहुत सारे गांव हैं जो कॉर्बेट के बाहर हैं लेकिन ऐसे रिजर्व के अंदर हैं, तो उनमें से एक क्यारी गांव है। हम लोग यहाँ पे बचपन से ही रहते हैं और यही हमारा स्कूलिंग हुआ है, पढ़ाई हुई है इस तरीके की। और पढ़ाई के बीच बीच में ही फिर हम लोगों ने ये एक कॉन्सेप्ट शुरू करने का कोशिश किया है। हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े इको फ्रेंडली मड हाउसेस बना रखी हैं और उन इको फ्रेंडली मड हाउसेस में हम लोग पर्यटकों को ठहराते हैं। और एक तरीके से आप ये कहिए कि जो इको टूरिज़्म है, इको स्टेज है ना, वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों ने ये इस तरीके के जो मड कॉटेजेस हैं या मड हाउसेस हैं, ये 2010 से बनाना चालू किया। हाँ, 2010 से लेकर के आज 2022 तक की जर्नी है। हमारे पास अभी 10 मड हाउस है, 10 कॉटेज है हमारे पास, और उसके साथ साथ कुछ और भी हैं, जैसे चौपाल में हम यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। इसका बेसिकली जो इम्पोर्टेंस है कि क्यों इसको बनाया जाए, हम ये मानते थे पहले से कि ये लो कॉस्ट होते होंगे मड हाउस बनाना। जैसे लोगों से सुना था, लो कॉस्ट होता होगा, कम पैसे में बन जाएगा और लोगों को एक अलग सा एक्सपीरियंस देंगे। हमने ऐसे करके बनाना चालू किया और काफ़ी लंबे समय के बाद हमने ये फील किया कि लो कॉस्ट तो खैर अलग मैटर है, इसके लिए लो कॉस्ट तो मैं नहीं कहूँगा। जब हम काफ़ी सीखे तो तकरीबन ये 10 साल की जो जर्नी है, इसमें हमने काफ़ी स्टेजेस में मड हाउस को रेनोवेट किया। ये कहेंगे उनको हाइब्रिड किया किसी सेंस में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सीपेज का है, कैसे उसको बनाना है, कैसे उसका वाटर रेजिस्टेंट होना है, कैसे उसको सन रेजिस्टेंट करना है, ये सब तमाम सारी चीज़ें आती हैं इसमें। और जब आप अपने लिए बनाते हो या आप एक पर्यटक के दृष्टिकोण से सोचते हो कि भैया पर्यटक यहाँ आके रहेंगे, तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बहुत ध्यान से रखनी पड़ती हैं कि उसका कैसा साइज़ होगा, उसमें कैसे बाकी अन्य चीज़ें वो होंगी। तो एक लंबी यात्रा है। उस यात्रा में हम लोगों ने 2 तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट में मड हाउस बनाए। एक कॉन्सेप्ट हमारा जो ट्रेडिशनल कुमाऊनी कॉन्सेप्ट है, या जो पहाड़ का कॉन्सेप्ट आप कहिए, वो होता है कि जो गाड़ के पत्थर होते हैं, गाड़ के पत्थर जैसे कि आपकी छोटी नदी है, उसमें जो स्टोन्स आते हैं छोटे, उनको बिना काटे छाटे, उनको जो फ्लैट से स्टोन होते हैं, उनके साथ पहाड़ों में पहले से मिट्टी का मसाला बना के उसमें आपका ये जो भूसा होता है, गेहूं की भूसी, वो डाल के वो स्ट्रांग हो जाता है, वो वैसे बनते थे। फिर हमारी जानकारी में ये भी आया कि कुछ अलग अलग तरीके से मड हाउस बनते हैं। अर्थ बैग मड हाउस है ना, कॉब मड हाउस है, एंड इस तरीके के मड हाउस फिर हम लोगों ने इसमें रिसर्च करा और देखा। फिर हमने कुछ मड हाउस बनाए जो प्योर मिट्टी के बने हुए हैं। हाँ, अभी हमारे पास मेजर जो मड हाउसेस हैं वो प्योर मिट्टी वाले मड हाउस हैं, जिनमें ये आप कह सकते हैं कि हाँ, वो वातावरण के अनुरूप जो है काफ़ी हद तक जो अन्य तरीके का हमारे कंस्ट्रक्शन है उनसे काफ़ी हद तक आगे हैं। वो हाई मेंटेनेंस होती है इनकी, इनको बार बार देखना पड़ता है, इनसे बातें करनी पड़ती हैं, इनको बहुत बच्चों की तरह प्यार दुलार देना पड़ता है, तब जाके वो मड हाउस जैसी फीलिंग देता है। अच्छी मिट्टी की खुशबू आती है इसमें से। और जो आदमी एक अलग तरीके से ऐसा चाहता है कि वो कुछ समय ऐसी जगह बिताए जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव चीज़ें होती ना, कंस्ट्रक्शन होता है, वो ना दिखे, रॉ इको स्टेज हो, तो उन लोगों के लिए आई थिंक कैंप हॉर्नबिल एक अच्छी जगह है जहाँ पर वो आ सकते हैं। और साथ में नॉट ओनली केवल मड हाउस में, इसमें इको स्टेज में मेरे लिए बहुत एक अहम पहलू ये भी होता है कि जो आपकी सराउंडिंग है उसमें जो वेजिटेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारा तकरीबन ये 9 बीघे का एरिया है, जिसमें 6 बीघे में एक्टिव मड हाउसेस बनी है, बाकी 3 बीघे में हम लोग थोड़ा अपने लिए सब्जी वब्जी उगाते हैं। और मड हाउस में बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि इसके आसपास की जो बाकी जो वेजिटेशन है ना, जो यहाँ पे अब ये 6 बीघे में आप मान के चलिए, जो हमारी नेटिव स्पीसीज़ हैं,
इन 12 सालों में वो नेटिव स्पीसीज भी ग्रो हुई है, यानी हमने उनको अलाउ किया ग्रो होने के लिए। वो बहुत सारे उसमें स्पीशी ऐसी हैं जो हमने ग्रो अपने हाथों से नहीं लगाई। बर्ड्स आई, हमने उनको इनवाइट किया, वो आई यहाँ, उन्होंने फ्रूट्स खाए हमारे, और वो हमें सीड्स दे गए। तो ऐसे तकरीबन 40 स्पीसीज हैं जो जंगल में हैं हमारे, जिनको हम नेटिव स्पीशी कहते हैं। और दीमक भी है, इंसेक्ट्स भी हैं, स्पाइडर्स भी हैं। अभी जब आप लोग आए थे तो आपने देखा होगा एक मंगूज घूम रहा था आजू बाजू है। तो ये जो एक इकोसिस्टम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और जो आपको दिखते हैं वो भी होते हैं। तो वो सब एक जगह पे हो जाए और उसके बीच में आपका ये नेचुरल कंस्ट्रक्शन हो, तो फिर ये एक कंप्लीट एक्सपीरियंस बनाता है। अगर आप प्रेरणा की बात हम मेरे से पूछेंगे तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि हम ये मानते होंगे कभी कि ये लो इम्पैक्ट, लो कॉस्ट और ऐसे रहेंगे, है ना। तो जब हमने चालू किया, हम असल में यही देख रहे थे कि हम खुद अपनी मेहनत से बनाएं, अपने हाथों से बनाएं, हमारे वेजेस नहीं लगेंगी, वेज कॉस्ट कम हो जाएगा। अच्छा, मिट्टी हमारी लोकली रिसोर्स है, हमारे खेत की मिट्टी स्टिकी मिट्टी है जो मड हाउस बनाने के लिए अच्छी है, वो हमको फ्री में अवेलेबल था। तो ये दो चीज़ें पर हमारा होल्ड था। हमारी ठीक बाजू में हमारी एक नदी है, खिचड़ी रिवर, वो बहती है, उसमें छोटे छोटे पत्थर भी अवेलेबल है। हमने सोचा ये मेजर जो कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल लग रहा है वो तो हमारे पास ही है, और हमने वहीं से चालू कर दिया। आइडिया यही था कि लोगों को एक एक्सपीरियंस दें हम आगे चल के, जो एक रेगुलर जो टूरिज्म वाला एक्सपीरियंस है उससे हट के हो। तो मड हाउसेस में हमने नॉट ओनली वो मिट्टी का बनाया, उसके अंदर की जो हमने बाकी जो लेआउट है ना, वो भी हमने उसमें भी थोड़ा ध्यान रखा है। क्योंकि अब मैंने आपको बताया जैसे हम एक रिच एरिया बना रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बन जाएगा आने वाले 15-20 सालों की और मेहनत के बाद, जिसमें जो नेचुरल बाकी जो ऑर्गेनिज्म है वो भी हैं, चिड़ियाएँ भी हैं, छोटी छोटी जो फ्रेंडली ह्यूमन फ्रेंडली मैमल्स हैं वो भी यहाँ पर आ जा रहे हैं, है ना। पक्षी तो है ही हैं, नो डाउट। तो हमने उसके अंदर ना कैसे उसके अंदर लाइटिंग हो मड हाउस के अंदर, ताकि वो इंसेक्ट्स जो लाइफ है, जो नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो। कैसे हम पानी का बचत करें, तो हाई प्रेशर वाटर भी नहीं है, लो प्रेशर वाटर रखा हुआ है, ताकि अगर एक बाल्टी की जरूरत है तो एक बाल्टी भरने में टाइम लगाए, जितने में आदमी नहा भी ले, वो 4 बाल्टी पानी ना वेस्ट करें। तो मतलब ये करने की कोशिश करिए एक सस्टेनेबल लिविंग हो, जिसमें बेसिक इम्यूनिटीज आपकी पूरी हो जाए। आपको पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, वो मिल जाता है। और वो जो मिट्टी की जो सुगंध है ना, वो आपको कांस्टेंट मिलती है। और इन्हीं बेसिक चीज़ों का ध्यान रखा गया है, ताकि हमारा स्टे में ये ना हो कि हमारे लिए वो बहुत कंफर्टेबल हो, लेकिन जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो उनके लिए बहुत डेंजरस हो। जैसे स्पेशली मैं आपका ध्यान ये करना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं, नॉक्टर्नल हो या डियर्नल हो। कई बार नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स में बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है कि ब्राइट लाइट ना उनको नेविगेशन में बैरियर है, वो मून लाइट से अपना नेविगेट करते हैं। जब मून लाइट आती है तो उसे देख करके उनका नेविगेशन होता है, उसी से उनकी फीडिंग होती है। और जब हम ब्राइट लाइट इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, अपने कॉटेजेस में, इसमें तो इंसेक्ट्स को लगता है कि मून ऊपर ना होकर के मून इसके अंदर है, वो भी आपके अंदर चले जाते हैं। और कई इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी बहुत शॉर्ट टाइम लाइफ होती है, वीक है, 10 दिन है, 15, एक बार वो अंदर चला गया फिर उसका अंदर बाहर आना मुश्किल है। और पर्यटक के लिए भी एक अलग थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा बेकार अनुभव हो जाएगा जब उसके साथ कुछ और इंसेक्ट आ जाए। तो कोशिश करा गया है कि जो बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बताई उनका अपन ध्यान रखें उसके अंदर। बाकी कितना उनको बनाने में टाइम लगा, कैसे वो प्रोसेस है, वो एक लंबा प्रोसेस है, मतलब उसके लिए आपको काफ़ी समय करना पड़ेगा। हाँ, 12 साल पहले तो यहाँ खेती होती थी। हम हमारे गांव में बेसिकली खेती के लिए पहले यहाँ हर तरीके की खेती हम लोग करते थे। उसमें शुगर केन भी लगाते थे, उसमें मिलेट्स भी होते थे, और उसमें दालें भी हम लोग लगाते थे। गेहूं और धान तो एक है ही है जो भी ट्रेडिशनली यहाँ हो रहा है। पर धीरे धीरे जो है चीज़ें बदलती हैं। जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया था, हम एक ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ही कहिए, नेशनल पार्क के बिल्कुल बाजू में रहते हैं, जहाँ पे बहुत वाइल्ड लाइफ अच्छे अंदाज में फल फूल रही है।
तो दिक्कतें भी है खेती के लिए। तो अब उस लेवल पे खेती नहीं होती है। पर जब हम 12 साल पहले यहाँ थे तो ये हम यहाँ खेती करते थे, हमारी फैमिली यहाँ खेती करती थी और हमने धीरे धीरे इसको कन्वर्ट किया। हाँ, ये काफ़ी एक लंबे समय के बाद ये हुआ। और अभी हम यहाँ पे ऐसा कोई खेती नहीं कर रहे हैं। खेती जब हम करते भी तो हम उसी हिसाब की खेती करते हैं जिससे कि वाइल्ड लाइफ अट्रैक्ट ना हो। जैसे हल्दी की खेती कर ली, जो स्पाइसेस होते हैं मेजरली, है ना, आपने अदरक लगा दिया, आपने इस तरह की चीज़ें लगाई जिससे कि बाकी वाइल्ड लाइफ अट्रैक्ट ना हो। नहीं तो यहाँ पर बहुत, अब दिन में भी यहाँ बंदरों का प्रॉब्लम है, पीकॉक्स की बहुत प्रॉब्लम्स है, तो ये सब इसको एंजॉय करते हैं। तो हमने कोशिश करा है कि हम वही खेती करें यहाँ पे जिससे कि हमारा भी थोड़ा प्रॉब्लम में हम ना पड़े। क्योंकि भाई उनका तो ये जंगल के अंदर हम भी हैं, तो उनका भी राइट बनता है इसमें आना जाना। तो मैं ये नहीं कहूँगा पूरा ब्लेम उन्हीं का है, जानवरों का। ये तो एक जिसको कहते हैं ना कलेक्टिव लिविंग, और वैसा है, ये सोशल लिविंग टाइप का है ये। तो जानवर भी आते हैं, हम भी रहते हैं उसी के बीच में। ये हमने जो बना रखा है कैंप हॉर्नबिल, मेरे ख्याल से ये उससे बेटर परफॉर्म कर रहा है। हाँ, अगर किसी को आना हो, आजकल हम तमाम सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यहाँ पर इजीली अवेलेबल है। हमारा एक वेबसाइट है thecampHornbill.com करके, आप वहाँ जा सकते हैं। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, वो कुमाऊं माटी फाउंडेशन, आप उसके थ्रू भी यहाँ अप्रोच कर सकते हैं। और ऐसे यूथ जो फ्यूचर में कुछ इस तरीके का काम करना चाहते हैं, उनको बहुत बेसिक्स की ज़रूरत है, कुछ जानकारी की ज़रूरत है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, इनकी ज़रूरत पड़ जाती है कई बार। तो वो फाउंडेशन हमारी वो काम भी करती है। तो फाउंडेशन का भी अपना एक वेबसाइट है। सोशल मीडिया में हम लोग बहुत एक्टिव तो नहीं है, बट हाँ, हम ठीक ठाक एक्टिव हैं। जब लोगों को हम हमारी अप्रोच हो तो वो हमें ढूंढ लेते हैं। ये है जी।